हेलो एवरीवन, आप सभी को रमक नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 60 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हमारी सीरीज का टैगलाइन है, अब सवाल तुमसे डरेगा, क्योंकि हमारे पास सवालों को करने के होंगे शॉर्टेस्ट मेथड और हम सीखेंगे फास्टेस्ट कैलकुलेशन। तो सवाल तो डरेगा ही, और हमें लेना है सिलेक्शन बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज आपकी मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे चलती है एग्जामो यूट्यूब चैनल पर। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको डीपीक्यू के बारे में विस्तार से जानना है कि क्या है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस पेज पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इस सीरीज में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अगर टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको सीधे इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करना है। क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे यूजर नेम सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी डीपीक्यू की। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कंप्लीट मैथ्स अगर आपको मुझसे पढ़नी है तो आप अर्जुना मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखिए, और कोई फर्दर क्वेरी है तो हमारी टीम से व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं 8882600700 पर। तो देखिए, ये सवाल कह रहा है आपसे कि जो एवरेज वेट है पी और क्यू का वो 30 किलो है, और जो एवरेज वेट है क्यू और आर का वो 40 किलो है। आगे कह रहा है कि अगर एवरेज हमारा पी और आर का 20 किलो है, तो बताना है कि जो एवरेज वेट है पी क्यू आर का एक साथ वो कितना होगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, और इसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है कि भाई इसका जो एवरेज होता है 30, इसका जो एवरेज होता है 40, और इसका जो एवरेज होता है 20। अल्टीमेटली इन्हीं का औसत हमें निकालना होता है। अगर मुझे पी क्यू आर का औसत निकालना हो तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है 40, 30, 70, 20, 90/3, तो ये 30 के बराबर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट जो उत्तर होगा वो डी के बराबर होगा। अब ये उत्तर कैसे आया, इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि मान लिया आपके यहाँ पैटर्न देखो, पहले पी क्यू का एवरेज दिया है, फिर क्यू आर का दिया है, फिर आर और पी का दिया हुआ है। तो साइक्लिक फैशन में जो तीन लोग हैं पी क्यू आर, उसमें टू एट ए टाइम पी क्यू क्यू आर और आर पी का एवरेज दिया है। तो जैसे मान लिया इसका औसत मान लिया एक्स होता, तो इनका टोटल कितना हो जाता, 2x हो जाता। मान लेते हैं इसका औसत y होता, टोटल क्या हो जाता, 2y हो जाता। और मान लिया इनका औसत, अगर ऐसा कहूँ आर प्लस पी का औसत मान लिया z होता, तो ये 2z बन जाता। अब अगर आप टोटल करते तो इधर आपका बनता है ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r, क्योंकि दो बार p आ जाता, दो बार q, दो बार r। और राइट साइड में क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z। अब आप देखिए क्या हो गया कि पी क्यू आर का टोटल x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर हो गया। तो अगर मुझे पी क्यू आर का ही औसत निकालना हो तो मैं p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 करूंगा, और ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। तो ये अगर आपको पैटर्न ध्यान है तो आप सीधे इस सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाए बगैर आप सीधे एक बात बोलेंगे कि भाई जो हमारा औसत बनेगा वो औसत हमारा 30 बनेगा, कि हमें तीनों को जोड़ना है, तीनों के औसत को जोड़ के 1/3 कर देना है, और आपका उत्तर यहाँ पर 30 kg आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ना ही कोई समय लगेगा। अगर आपको ये पता है तो आप सीधा उत्तर लगाएंगे, और वो उत्तर होगा कि भाई हमारा आंसर है 30 किलोग्राम्स, एंड 30 किलोग्राम्स बिकम्स द राइट आंसर। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक चित्र दिया है, इसमें पी क्यू आर एस हमारा एक स्क्वायर है और ए हमारा मिड पॉइंट है आर एस का। आपको बताना है कि जो रेडियस है सर्कल का, अगर साइड स्क्वायर का 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना निकलेगा। तो ये बहुत सही सवाल है। इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। एक तो इसमें सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होता है इसको सॉल्व करने के लिए, सिमिलर ट्राइंगल्स का। दूसरा, इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, इसका इस्तेमाल होना है। तीसरा, इस सवाल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो फिगर दी है, सिर्फ इस फिगर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको एक्सटेंड करके हमें कुछ लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तब हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो ये सवाल एग्जाम में अगर आप पहली बार देखते हैं तो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस फिगर को आपको एक्सटेंड करना होता है, कुछ लाइनें एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी पड़ती हैं ताकि फिगर कंप्लीट हो। तो इसका मैं विस्तार से डिस्कशन कर देता हूं, ताकि एग्जाम में जब ये सवाल आए तो आपके लिए नया सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये डायग्राम देखिए, इस पेज पे कंप्लीटली बना हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर आप देखें
ये मिड पॉइंट है, तो जो आर ए है आपका और जो ए एस है ये इक्वल है, तो आर ए और ए एस आपका इक्वल है। सवाल में दिया था कि ए मिड पॉइंट है। अब देखिए जो डायग्राम दिया हुआ था वो सिर्फ इतना बना हुआ था, मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ तक, और फिर ये जो क्यू एस लाइन है इसको भी हमने एक्सटेंड किया है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अगर आप गौर से देखें कि ये बी एस ए जो ट्राइंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, यही लाइन मैंने एक्सटेंड किया तो ये भी 90 होगा। तो यहां पर एडिशनल चीज क्या होगी कि ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, आपको ये भी पता है कि ये जो लंबाई है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं स्क्वायर की इस पी क्यू लेंथ को मान लिया बोलता हूं ए, तो ये ए बाई 2 है। इन अदर वर्ड मैं बोल सकता हूं कि अगर ये लेंथ 2 है तो ये 1 है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये लाइन हमारा इसके पैरेलल है, हाँ जी। तो एक चीज देखना ध्यान से, ये मिड पॉइंट कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो लंबाई है वो इस लंबाई की आधी है। अगर ए एस हमारा पी क्यू का आधा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि यहां से ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, इस पूरे क्यूपी का बी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो नेचुरली अगर ये लंबाई हमारी ए है तो ये लेंथ भी हमारी ए के बराबर हो जाएगी। आप देखना जो बी क्यू है तुम्हारा, ये बी क्यू तुम्हारा 2a के बराबर हो गया, ये लेंथ तुम्हारा ए के बराबर हो गया। और जैसे आप बोलोगे कि बीपी की वैल्यू निकालनी है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाने से बनेगा 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू √5a के बराबर हो जाएगी बीपी की वैल्यू। अब यहां से यहां तक मैं कैसे पहुंचा, कुछ नहीं करना है, आपको बी क्यू की वैल्यू रखनी है। बी क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है कि ये 2a के बराबर है, तो ये आपका 2a बन जाता है, क्यूपी हमारा a बन जाता है, माइनस √5a हो जाता है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। इसी में आप 3a माइनस √5a बाई 2 में a कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा, और इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो 3 प्लस √5 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस डायग्राम को आप एक स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि एग्जाम में अब ये सवाल आएगा तो इतना खेल क्यों करना है। ध्यान रखिए इस केस को कि देखो ऐसा ऐसा करते हैं, ये रेडियस की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ ए, जहां पर ए हमारा स्क्वायर का भुजा है। अब इस सवाल को हम अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पिछले सवाल में क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, सवाल तुरंत हो जाएगा। जैसे अब ये सवाल देखिए, तो इस सवाल में अगर आप गौर से देखें तो क्या क्या डेटा मुझे दिया हुआ है, मुझे डेटा ये दिया हुआ है कि भाई जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो भुजा है वो मुझे 6 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। बाकी सारा केस सेम है। मुझसे इसका इन रेडियस पूछ रहा है, मतलब इस सर्कल का अगर आपसे रेडियस पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है पी क्यू बी, ये जो पी क्यू बी ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की तीनों भुजा को अंदर से छूता हुआ जो सर्कल जाएगा उसको इन सर्कल ही बोलेंगे। इसलिए मैंने यहां पर इन रेडियस का फॉर्मूला लगाया राइट एंगल ट्राइंगल का, क्योंकि ये 90 डिग्री है स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है। तो कुल मिला के केस वही है। अब आपको देखो क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी हैं, तो जो फॉर्मूला था आपका आर का वैल्यू, उस आर को लिखने के दो तरीके थे। एक तरीका था मैं लिखूं 3 माइनस √5 इंटू ए बाई 2, और एक तरीका था इस फॉर्मूले का कि मैं इसको लिखूं, रेशनलाइज करूंगा तो मैं ऐसा बन जाता है कि ये वैल्यू आपकी ऊपर 2a बन जाएगी और नीचे वैल्यू आपकी आ जाती है 3 प्लस √5। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन में नीचे रूट वाला टर्म दिया है तो ठीक है, अब a की वैल्यू 6 रख दो, 2 छक्के 12 और 12 बटे ये 3 प्लस √5 बन गया। तो 12 बटे 3 प्लस √5 किस ऑप्शन में दिया है, आपको अगर ऑप्शन सी में दिया है तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से सवाल को निकाल लेंगे। कोई कठिनाई आपको इस प्रश्न को करने में होगी नहीं, ठीक है। आसानी से ये वैल्यूज हम सॉल्व करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी खास समस्या के, ठीक है। देखिए सवाल को करने का एक और तरीका है जो प्योर ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशनल तरीका क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। वो तरीका क्या है, बहुत ही स्मार्ट तरीका सिखाने जा रहा हूं मैं आपको कि लेट से किसी सवाल में अगर आप क्लूलेस हैं तब भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसे ये मान लिया मैंने स्क्वायर बना दिया, अब आप जरा सोचो कि अगर स्क्वायर के भीतर मैं पूरा सर्कल बना दूं, ठीक है, ये पूरा सर्कल मैंने इसके भीतर बना दिया, स्क्वायर के भीतर मैंने एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि बिल्कुल टच करे भुजाओं को, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम हो गया आपका, राइट। अब देखिएगा ये मान लो कि टच कर रहा है थोड़ी देर के लिए, ये टचिंग है डायग्राम। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ऐसा सर्कल होता तो आप क्या बोलते कि ये जो रेडियस होता है इसका रेडियस क्या होता, भुजा का आधा हो जाता, क्योंकि ये भुजा ए है। अगर पूरा सर्कल मैं ऐसे बनाता तो ये आर a/2 के बराबर होता, यस। अगर हमने ऐसा सर्कल ना बना के, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है जो स्क्वायर के भीतर बन सकता है, ये वाला सर्कल बनाया,
तो आप कहोगे एक चीज तो क्लियर है कि मेरा जो रेडियस होगा ना, जो मेरा रेडियस होगा वो a/2 से भी छोटा होगा, क्योंकि a/2 के बराबर तब होता जब ये सर्कल पूरा इस तरह से चारों भुजाओं को छू रहा होता तब। यानी इस सवाल में रेडियस मुझे 6 दी है, तो मेरा रेडियस 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब अगर रेडियस मेरा 3 से छोटा होगा, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। राइट, आप पहला ऑप्शन बहुत गौर से देखना। पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है, क्योंकि ये 18/3 माइनस √5 की वैल्यू जानते हो क्या होती है? 2.23 के आसपास होती है। तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ये दशमलव, ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ऐसे सोचो आप। 18 को अगर आप 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भैया 18 से भी बड़ी आ जाएगी, और हमारा रेडियस हमें 3 से छोटा मिलेगा, ये दिख रहा है साफ साफ। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। ऐसे ही दूसरा गलत हो गया, क्योंकि दूसरे में क्या होगा, नीचे अगेन 3 माइनस √5 1 से छोटा है, 12 को 1 से छोटा से डिवाइड करोगे 12 से बड़ा आएगा, और 12 से बड़ा कहां से रेडियस हो जाएगा भैया? रेडियस तो हमें 3 से छोटा मिलना है, तो ये भी गलत हो गया। अब 12/3 प्लस √5 ये 5.23 के बराबर हो गया, और ये हमारा 18/5.23 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, ये जो दोनों ऑप्शन मेरे सामने हैं, इनको अगर आप गौर से देखो तो ये वाली वैल्यू भी 3 से बड़ी है। डी ऑप्शन की वैल्यू भी 3 से बड़ी है ना। 18/5.23, जो 5 या 15 अगर आप करोगे तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो ये भी 3 से बड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब देखो ये जो रॉसम अप्रोच मैंने आपको अभी बताई है, ध्यान रखना कि मान लिया किसी सवाल में आप क्लूलेस है, ज्योमेट्री लोग बोलते हैं मुश्किल है, ज्योमेट्री आसान है, अगर डायग्राम दिया है तो इट्स मच इजियर, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें देख के जान सकते हो। अगर आपने सही से पढ़ी, जैसे यहां ये देख के पता है, ऑब्जर्वेशन से पता है कि रेडियस हमारा 3 से छोटा आएगा, 3 के बराबर रेडियस यहां आता इस केस में। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 2 आ रहा है, रेडियस की वैल्यू हमारी a/2 के बराबर होती इस केस में। अब 3 से छोटे से अगर मान लिया ये फॉर्मूला नहीं पता है और आप कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में नहीं भी आता है, तो भी आप ये सवाल इस रॉसम अप्रोच से कर सकते हैं विद ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन कि मेरा रेडियस 3 से छोटा होगा, और उससे ये सवाल हल हो गया, क्योंकि जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस में हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये सब तरीके भी थोड़ा सोचिए, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी अपनी डेवलप करिए। कई लोग कहेंगे सर ये जो ऑप्शन है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है विद द सेम डेटा जिसमें ये करना पॉसिबल था। तो ये मेरे अपने ऑप्शंस नहीं है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसी डेटा के साथ एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल था, ऑल्दो मैंने आपको अब फॉर्मूला भी बता दिया, तो वो भी ध्यान रखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सवाल कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का एक पॉइंट ए से देखने पर ग्राउंड से इस तरीके का है कि कोसेक थीटा 29/21 है। अगर डिस्टेंस पॉइंट ए की बेस ऑफ द टावर से 80 मीटर है, तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, और इस सवाल को कैसे करना है इसको बस गौर से देखिए। तो सवाल का डेटा जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमें ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि भाई ये एंगल आपका थीटा है, और ये जो टॉप ऑफ द टावर है ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से इस बेस की पॉइंट की दूरी हमें 80 मीटर दी हुई है, और मुझे इसकी हाइट पूछी जा रही है, और मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दी है? 29/21। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि मान लिया हाइपोटेनस को मैं बोल दूं x, तो मुझे क्या दिया हुआ है? x और h का रेशियो प्रोवाइडेड है। ठीक है, x और h का रेशियो प्रोवाइडेड है, इसको मैं कहूंगा ये x है और ये h है, और ये वैल्यू हमारी 29/21 के बराबर है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर रेशियो में ये 29 है और ये 21 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है 20 बनता है। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 20, 21 और 29 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब वो 3 संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये बहुत नॉन ट्रिपलेट है, जो बच्चा ठीक से प्रैक्टिस करता है वो उसको पता होता है कि यार 29 है 21 है तो 20 बनेगा। ठीक है, तो ये 20 वैल्यू आ गई। 20 आते ही आप बोलोगे कि यार 20 यूनिट की जो वैल्यू है ना, ये 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 80 मीटर के बराबर दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट हमारा 4 मीटर के बराबर है। 20 यूनिट अगर 80 है तो 1 यूनिट 4 मीटर के बराबर होगा, तभी तो 80 बनेगा। तो हमसे जो हाइट पूछी जा रही है वो तो 21 यूनिट है, तो उसको भी मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये 84 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 84 मीटर्स। 84 मीटर्स आपको कहां दिया हुआ है? आंसर सी। तो आंसर सी सवाल का उत्तर करेक्ट हो गया। तो ये सवाल कर रहा है कि पाइप पी और क्यू एक साथ सिस्टर्न को 12 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर और पाइप एस वो इस सिस्टर्न को 20 मिनट में भर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पाइप आर इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ पाइप एस।
पाइप Q and pipe S together can fill the cistern in 20 minutes. Find the time taken by pipe P and pipe R together to fill the cistern. अब इस सवाल का मैं आपको सीधा सा रॉसम मेथड बताऊंगा, गौर से देखिएगा इस सवाल में डेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे बोला गया कि भाई P प्लस Q मिलके कितना लगाएंगे, 12 मिनट लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है P Q के साथ अगर R और S भी मिल जाएं तो 20 मिनट लगेगा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लिख दिया। आगे कुछ कह रहा है कि R की एफिशिएंसी डबल है S की एफिशिएंसी से, तो मैं कह सकता हूं कि R की एफिशिएंसी अगर S की डबल है तो R 2S के इक्विवेलेंट है, ये भी ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। आगे आपसे कह रहा है कि P और R को अगर भरना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है कि कितना टाइम आपको लगने वाला है। एक और चीज डेटा दी है कि भाई Q और S हमारे 20 मिनट में भरेंगे, तो मैंने लिख दिया कि Q और S भी हमें 20 मिनट में भर रहे हैं, ठीक। अब इसकी रॉसम अप्रोच क्या है? अच्छा देखो यहां पर PQRS 20 मिनट में भर रहे हैं मिलके, Q और S भी 20 मिनट लगाते हैं, तो जब टाइम सेम है, सेम चीज को करने में ये भी 20 मिनट लगा रहा है, ये भी 20 मिनट लगा रहा है, ये तभी संभव है जब करेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज इक्वल हो। बात समझना, अगर दो सिनारियोज में समय बराबर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो करेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज हैं वो सेम है। इसका मतलब हो गया कि P प्लस Q प्लस R प्लस S की एफिशिएंसी Q प्लस S की एफिशिएंसी के बराबर है, क्योंकि यहाँ PQRS ने मिलकर 20 मिनट लगाया, यहाँ Q और S ने मिलकर 20 मिनट लगाया। अब देखो QS काट दो, इसका मतलब हो गया कि P और R की कंबाइंड एफिशिएंसी शून्य है। शून्य कैसे हो सकती है? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक कोई बेसिकली खाली कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए नेट एफिशिएंसी जीरो होगी। तो P और R की नेट एफिशिएंसी जीरो है, तो तुम मुझे बता दो, सवाल ने बोला है कि P और R कितना समय लगाएंगे इस सिस्टम को भरने में। तो रॉसम अप्रोच क्या है कि P प्लस R अगर जीरो हमने नोटिस कर लिया तो टैंक कभी नहीं भर जाएगा भाई। जब नेट एफिशिएंसी P और R की जीरो है तो एक जितना भरेगा दूसरा उतना खाली करेगा, ठीक है, और नहीं भरेगा टैंक कभी भी, टैंक विल नेवर बी फिल्ड, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब इस सवाल में लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी 12-20 का एलसीएम लेंगे, 60, और फिर न जाने क्या क्या सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली मामला वही होता है कि P प्लस R उनको मिलेगा जीरो ही, ठीक है। अब फिर वो बोलेंगे कि अच्छा ये कभी नहीं भरा जाएगा, समय बर्बाद करने के बाद। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है भाई, रॉसम अप्रोच, कि समय जहां बराबर दिखे दिमाग खुल जाना चाहिए कि उनकी करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज बराबर है। कर दिया मैंने, मुझे P प्लस R मिल गया, और मुझे P प्लस R मिल गया जीरो, तो टैंक कभी नहीं भर जाएगा। यही तुम पूछ रहे हो कि P और R मिलके कितनी देर में भरेंगे, कभी नहीं भर पाएंगे, खत्म। जब एफिशिएंसी जीरो है तो कहां से भरा जाएगा? भरने के लिए पॉजिटिव एफिशिएंसी चाहिए, नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। जरूर बताना मुझे कमेंट में रॉसम अप्रोच कैसे लगी आपको। कह रहा है 900 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल दो, ठीक है। तो 900 मीटर पर सेकंड मेरे पास एक वैल्यू है, इसको अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ता है, मुझे 18/5 से गुणा करना पड़ता है। और 18/5 से अगर आप इसको गुणा करोगे तो 18 नौइयाँ होता है 162, तो ये बनेगा 16/200/5। किसी भी संख्या को जब भी आप 5 से डिवाइड करते हो तो एक जीरो उसका काट दो और 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 का मतलब होता है 10/2। तो अगर मैं 5 की जगह यहाँ ब्रैकेट में 10/2 लिख के आपको दिखाऊं तो क्या कर रहा है, एक जीरो काटेगा, दो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 3240। 3240 आपका आंसर हो गया बी। एक और चीज का ध्यान रखना कि जब मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ यात्रा करूंगा, तो आपको ये पता है 18/5 करना है, तो जो आंसर होगा, चूंकि 18 से गुणा हो रहा है, राइट, तो अगर मेरी स्पीड में ऐसा टर्म ना हो कि नीचे 18 हो, 18 कट सकता है। अगर मैं आपको गलती से देखो ये बोल दूं कि ये वैल्यू मेरे पास ऐसी है कुछ, लेट से 12,500/18 कुछ ऐसा होगा, तो उस केस में तो ऐसा हो जाएगा ना कि जब मैं 18/5 से गुणा करूंगा तो 18 से 18 कट जाएगा। बट अगर ऐसा केस नहीं है, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर सीधा दिख रहा है मुझे 900, तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो 18 कटेगा नहीं, तो तब आप बोल सकते हो कि आपका आंसर 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 18 में 9 आता है, तो 9 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अगर उस मीटर पर सेकंड की स्पीड में नीचे कहीं 18 या 9 नहीं है जो उस 18 का 9 काट दे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो, 3 2 5 1 6 नहीं है, 4 3 7 2 9 है, होल्ड करो, हो सकता है, 6 2 8 3 11 नहीं है,
6 3 9 1 10 नहीं है, तो इसलिए एक ही आंसर है बी, वो करेक्ट होगा। तो जस्ट एक अल्टरनेट थॉट मैंने आपको दिया। वैसे बहुत सिंपल सा सवाल है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कोई इसमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। कभी भी ऐसा आंसर हो सकता है इसमें दो ऑप्शन नो के मल्टीपल हो जाए, तो डिसाइड नहीं कर पाओगे आप। सवाल कर रहा है कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो 16 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड है करंट की वो 4 किलोमीटर पर आवर है। टोटल टाइम आपको बताना है बोट कितना लेगी अगर उसको 84 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम। तो देखो भैया ऐसा है, 84 किलोमीटर अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है तो इसका मतलब है 84 अपॉन बी माइनस एस, और अगर मुझे 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो 60 बटे बी प्लस एस, जहाँ पर बी बोट की स्पीड है और एस हमारी करंट की स्पीड है। तो 84 बटे अगर मैं बी माइनस एस लिखूंगा तो 16 माइनस 4 12 बनेगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 60 बटे बी प्लस एस तो 20 बनेगा। तो 12 सत्ते 84 होता है, 20 तियाँ 60 होता है, आंसर हो गया 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे हमारा आंसर क्या है ए, और ए वैल्यू आपकी यहाँ पर करेक्ट है। सवाल करें कि भाई 25 साल पहले जो रेशियो है एज ए और बी का वो तो 6:13 था, और अभी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है 11:18 है। तो बताना है कि बी की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी। तो देखो प्रेजेंट एज का रेशियो अगर 11:18 है ना, और जो पहले रेशियो था वो 6:13 था, 25 साल पहले का मामला, तो यहाँ से यहाँ का अंतर 25 साल का है, तो 25 वर्ष का अंतर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 6 5 11 और 11 13 5 18, इन दोनों में जो अंतर है वो 5 5 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 5 यूनिट जो हमारा है ये 25 साल के बराबर है। एक यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है और एक यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है। तो ये जो 11 यूनिट है, सॉरी 18 यूनिट है जो बी की अभी उम्र है, वो 18 इंटू 5 बनेगा, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और अल्टरनेट अप्रोच देख लेते हैं। अल्टरनेट अप्रोच ये हो सकती थी कि हम सीधे क्यों ना 18 का मल्टीपल देख लें, क्योंकि प्रेजेंट एज अगर 11:18 है, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो 11:18 है, तो मेरा आंसर 18 का मल्टीपल होगा। ये बात ठीक है, 18 का मल्टीपल होगा। लेकिन देखो इसमें क्या होता है ना कि बेटा देखो ये पूरी बात इस बात पे डिपेंडेंट है कि जब हम 5 यूनिट को 25 के बराबर कर रहे हैं तो एक यूनिट 5 के बराबर आ रहा है, यानी परफेक्ट इंटीजर आ रहा है। तो बस ये बात आप समझ के चलो, जो कि बहुत जरूरी है हम सभी को समझना। ठीक है कि भाई लेटेस्ट से मैं इसी सवाल को अगर कुछ इस तरह से आपको दिखाना चाहूं, ठीक है, कि यहां पर जो वैल्यू आपको 6:13 दी है, मान लिया ये वैल्यू 5:12 होती, ध्यान से देखो 5:12 होती, ठीक, तो अंतर यहां 6 और 6 का बनता। क्या ये 25 के बराबर होता 6 यूनिट? क्या एक यूनिट 25 बटे 6 के बराबर हो जाता? तो 18 यूनिट देखो उस समय किसके बराबर है, आप कहोगे 18 इंटू 25 बटे 6, 6 से काटूंगा 3 बनेगा, 25 या 75 आ जाता। तो 18 का मल्टीपल होगा आंसर, इसकी गारंटी नहीं है। देखो ये 75 18 का मल्टीपल नहीं है। तो ये क्यों होता है, इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है एग्जाम में धोखा हो जाता है। आंख बंद करके अप्रोच लोग लगाते रहते हैं। जैसे मैं आपको लिखूं 16/64 ऐसे लिखूं, अब मान लिया कोई बच्चा है जो इस 6 को काट के बोल दे कि 1/4 है, उत्तर तो मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं ये देखो 19/95 सॉल्व करो, वो इस 9 और 9 को काट के बोल दे 1/5 है, दोनों बार सही आ गया, उसको लगेगा कि बिल्कुल मैं जबरदस्त मेथड यूज कर रहा हूं, ये तो नया मेथड निकाल लिया मैंने डिवीजन का। फिर क्या होगा एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया 17/74, फिर वो क्या करेगा 7 से 7 काट के 1/4 करेगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं मान लिया मैं ये सवाल तुम्हें ऐसा दे दूं, ये सवाल मैं तुम्हें ऐसा दे दूं कि यहां 5:12 है, ठीक है, 25 साल पहले, तो अंतर 6 का बनेगा, 6 यूनिट 25 बनेगा, एक यूनिट 25/6 बन जाएगा, और 25/6 बनने से 18 इंटू 25/6 करोगे तो 75 ही आएगा, जो कि 18 का मल्टीपल नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आंसर मेरा 18 का मल्टीपल ना आए। अब आप कहोगे सर लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये 11 वाले की उम्र जो है 11 इंटू 25/6 हो जाएगी, जो कि इंटीजर नहीं है। तो भैया क्या आपकी हर रोज उम्र इंटीजर होती है क्या? नहीं भाई, ठीक है, तो उम्र का इंटीजर होना जरूरी थोड़ा ना है। आपने सवालों में ऐसा देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की उम्र को फ्रैक्शन में भी व्यक्त किया गया होगा कभी ना कभी। 11.5 साल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता है, मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है कि ये वाला पार्ट भी फ्रैक्शन में हो। तो अगर हम ये मान के बैठे हैं कि भाई ये दोनों एज इंटीजर में होनी ही होनी है और इंटीजर में होनी ही होनी है, तब ठीक है 18 का मल्टीपल होगा। बट आपको ये पहले से पता कहाँ है?
अगर मैं यहाँ 5/12 कर दूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये केस सवाल में तो कोई गड़बड़ी नहीं करी है मैंने। अगर मैं 5/12 कर दूं तो मेरा आंसर 18 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ये बात आप सीख लो कि हमेशा आंसर 18 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है, और सुरक्षित रहो। तो जब इंटीजर मल्टीपल होगा तो ठीक है 18 का मल्टीपल होगा, बट कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। 3 नंबर से एक रेशियो 3:5 में है। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का सम निकालें तो ये बराबर होगा सम ऑफ द सेकेंड नंबर एंड 120। सेकेंड नंबर और 120 के सम के बराबर होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, आपको बताना है क्या होगा। तो देखो आप इसको x बोल दो तो ये 3x बन जाएगा और ये 5x बन जाएगा। आप ये करो कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो सम है यानी 6x जो है, ये सेकेंड नंबर जो कि 3x है प्लस 120 के बराबर है। यहां से 3x की वैल्यू कितनी आएगी 120, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 40। आपसे पूछा है कि बताओ लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर 5x है, तो 5x क्या बनेगा 200। 200 आपका आंसर क्या हो गया बी, बी के बराबर हो गया। इसमें कहीं कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सवाल पूछ रहा है कि बताओ कोसेक माइनस 150 की वैल्यू क्या है। तो देखिए कोसेक माइनस 150 जो होगा, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कोसेक माइनस 150 माइनस कोसेक 150 डिग्री के बराबर होगा। कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। फिर ये वैल्यू जो होती है माइनस कोसेक, ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब कोसेक 90 प्लस थीटा जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी ये आएगी सेक ऑफ 60 डिग्री, और सेक ऑफ 60 डिग्री क्या होता है -2 हो जाएगा, क्योंकि सेक 62 के बराबर होता है। तो आपका आंसर ए आ गया -2, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्विकली आपको रिवीजन करा देता हूं इसके बेसिस पे, कि अगर मुझे कभी साइन ऑफ माइनस थीटा दिया हो तो वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा दिया हो तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है, उसमें माइनस बाहर नहीं आता है। tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक का रिश्ता साइन से होता है, आपको पता है 1/sin कोसेक होता है, इसलिए कोसेक ऑफ माइनस थीटा बिल्कुल साइन की तरह होगा, माइनस साइन लग जाएगा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक कॉस को फॉलो करता है, उल्टा होता है इसका, तो सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। tan ऑफ माइनस थीटा जैसे माइनस tan थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा की कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, अगर tan में माइनस आता है तो कॉट में ही माइनस बाहर आ जाएगा, एक चीज। दूसरा, साइन 90 प्लस थीटा जब भी लिखते हैं तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस में कन्वर्ट होगा लेकिन कोई भी साइन बाहर नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो ये बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, वरना गड़बड़ कर देंगे, सारा खेल गड़बड़ कर देंगे आप। सवाल कर रहा है कि P हमारा 50% कम है Q से और Q हमारा 70% अधिक है 640 से, तो बताना है कि P की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 640। 640 को अगर हम 70% से बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा Q, और Q से 50% कम हमारा क्या है वो है P। ये काम करना है। तो देखो 70% और 50% का नेट निकाल लेते हैं। तो दो तरीके हैं बेसिकली सवाल को करने के, मैं दोनों डिस्कस करूंगा। जैसे एक तरीका आप रेशियो के टर्म्स में डाल सकते हो कि 70% का मतलब होता है 10 का 17 हो जाना, फिर 50% का मतलब होता है 2 का 1 हो जाना, ठीक है। 50% कम होने का मतलब होता है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू अगर मेरी 20 की थी तो वो बाद में 17 हो जाएगी। अब 20 यूनिट की वैल्यू आप कह रहे हो 640 के बराबर है, कितना गुना है आप कहोगे 32 गुना है, तो यहां मेरा आंसर होगा 17 × 32। 17 × 32 कैसे करेंगे, बहुत सिंपली करेंगे। 17 को 30 से, इस 32 को ब्रेक करो 30 + 2 में, तो 17 × 30 510 और 34, 510 और 34 क्या बनेगा 544। ऑल्दो इतना करने की इस सवाल में नीड नहीं थी क्योंकि यूनिट डिजिट से बात बन रही है, 7 दूनी 14 के अंत में 4 होगा, एक ही सवाल में है तो सही हो गया, बट हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो कि 70 और -50 का नेट में निकालूंगा तो ये बनेगा -3500/100। अब ये सक्सेसिव यार बेटा मेंटली दिमाग में निकलना चाहिए, लिख के करोगे तो ये स्लो मेथड हो जाएगा फिर, कि इसका नेट अगर -15% आपने देख लिया यहां से यहां तक का, तो आपको पता लग गया कि -15% की वैल्यू होती है -3/20, यानी 20 हमारा 17 हो गया। सेम काम जो यहां आया आपका मल्टीप्लाई करके वही आप देख सकते हैं, और सेम प्रोसेस आंसर आपका कैलकुलेट होके बी के बराबर आ जाएगा, इसमें किसी को
किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि जो टेबल है आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, तो ये टेबल नहीं, बेसिकली ये बार ग्राफ है, नॉट ए टेबल। तो इस बार ग्राफ में आपको ये दिया हुआ है कि भाई जो है डिफरेंट जो कार्स का प्रोडक्शन है वो थाउजेंड्स में दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो 2016 में गए, आपने यहाँ पर एक डेटा देखा 52, तो ये जो 52 डेटा है ये ए का है। सबसे पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो ये जो 52 है इसका मतलब है 52,000 कार ए 2016 में है। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये डेटा हो गया, आप जैसे 2020 में जाओगे, आप ये डेटा देखोगे तो ये 31 किसका है, डी का है, चौथा। तो इसका मतलब 31,000 कार का प्रोडक्शन कर रहा है डी 2020 में। ये डेटा को पढ़ने का तरीका हो गया। अब सवाल देखिएगा, सवाल कर रहा है कि जो डेटा है प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स का, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पाई चार्ट में, then the central angle of sector representing the production of cars in 2017 will be nearest to an integer। सवाल ये कह रहा है कि जो D है, जैसे D यहां पर आप देख रहे हो 2016 में कितना है, 48 के बराबर है। ठीक है, तो बात ये कर रहा है, ये कह रहा है तुम एक काम करो, आप इसमें से कह रहा है कि जो D है 1 2 3 4 5 साल का मामला है, तो कह रहा है 5 सालों के लिए आप बस D का डेटा लिखो। तो डी का डेटा अगर मैं 5 सालों के लिए लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा कि 2016 है, ये 2017 है, ये 2018 है, ये 2019 है, और फिर हमारे पास एक और आएगा 2020, ये 2020 है। ठीक है, अब 2016 में जो हमारा डी है वो कितना है, 48 है, तो ये 48,000 है, 48 लिखो। 2017 में अगर आप जाते हो सेम डेटा देखने, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा कि ये वैल्यू हमारी 40 है। फिर 2018 में आप जाओगे तो यही डेटा आपका किसके बराबर है, 61 के बराबर है, तो आप यहाँ पर 61 लिखेंगे। फिर 2019 में जाएंगे तो सेम डेटा 41 है, तो आप 41 लिखेंगे। 2020 में जाएंगे तो सेम डेटा 31 है, तो आप 31 लिखेंगे। तो एक तरह से डी का जो ईयर वाइज डेटा है वो मैंने लिख दिया। अब कह रहा है इस डी के डेटा को ही आप एक पाई चार्ट में व्यक्त करिए। किस में व्यक्त करिए, पाई चार्ट में व्यक्त करिए, और पाई चार्ट में बताओ कि 2017 वाले को कितना एंगल मिलेगा। तो देखो इस टोटल डेटा को कितना एंगल मिलेगा बेटा, बीच में 360 डिग्री मिलेगा। फिर हर डेटा टोटल का कितना है उसके हिसाब से उसको एंगल असाइन किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं डी का टोटल यहां लिखना चाहता हूं कि डी का टोटल आखिर किसके बराबर आएगा, क्योंकि उसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि देखो ये 48 है, ये 50 से 2 कम है, और यहाँ पर 60 से 1 अधिक है, 40 से 1 अधिक है, तो इसको तो बैलेंस करके काट सकते हैं। तो इसको 50 मान लो, 50 40 90, और 90 के बाद ये दोनों मिला के 100, 190, और 131 कितना हो गया, 221 के बराबर हो गया। तो टोटल हमारे पास 221 का डेटा है, और उस 221 के डेटा में हमें देखना है कि 40 का शेयर कितना होगा, इस 40 का शेयर कितना होगा। तो अल्टीमेट जो कैलकुलेशन है बेटा वो है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 40 बटे 221 इंटू 360 डिग्री। अब देखो इस कैलकुलेशन को करने का एक तरीका तो है कि भाई प्रॉपरली हम इसको सॉल्व करें, और एक दूसरा तरीका है कि इस कैलकुलेशन को हम अप्रॉक्सीमेशन से करें। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने में। कि देखो 36 चौके 144 होता है, 36 चौके 144 से ध्यान होना चाहिए सभी को। बहुत सिंपल है यार, 36 दूना 72 दूना 144, 4 गुना कर रहे हो मतलब 2 गुना 2 बार कर रहे हो। तो अगर मैं न्यूमरेटर का सिर्फ प्रोडक्ट लिखूं तो ये वैल्यू आएगी 14400 अपॉन 221। अब अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे, आप मुझे देखो, क्या आप 7 बार जा सकते हो? क्योंकि 2 और 14 देख के लग रहा है शायद 7 बार जा सकते हैं। 7 बार हम इसलिए नहीं जा सकते हैं बेटा क्योंकि 22 इंटू 7 अगर मैं लिखूं तो 154 के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। 22 इंटू 7 154 होता है। तो 221 इंटू 7 करोगे तो नेचुरली वो 15 से शुरू होगा, यानी मैं 7 बार नहीं जाऊंगा। अच्छा 22 इंटू 6 किसके बराबर होता है? 22 इंटू 6 आपका 132 के बराबर होता है। तो नेचुरली अगर मैं 7 बार नहीं जा सकता हूं तो मेरी शुरुआत 6 बार से होगी, यानी मेरा आंसर 6 से शुरू होगा, यानी मेरा आंसर ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर। मतलब इतना आसानी से आप इस सवाल को अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हो, एग्जैक्ट करने के पीछे आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है,
अब अगर आपको एग्जैक्ट निकालने की इच्छा है तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको कई तरीके हैं करने के। या तो आप देखो, इसको 220 मान लो, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। आप कहोगे 144,00 बटे 220 कर ले। 220 करते ही फिर ये आपकी वैल्यू 720/11 हो जाएगी। आपको पता है, जब आपने 220 माना है 221 को, तो आपने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा छोटा माना है, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब आप इसको जरा डिवाइड करिए, 11 छक्के 66, 11 पच्चे 55, 11 चौके 44, समथिंग लाइक दैट आएगा। पर ये 65.4 जो आपकी वैल्यू आई, आपको पता है कि आपने डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा माना है, इसलिए आंसर थोड़ा बड़ा आया है, इसलिए आंसर इससे लेस होगा। और इससे लेस क्या होगा? ए होगा। तो अगर मान लिया एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता 68°, तो हमारा सिर्फ इस लॉजिक से आंसर नहीं आ पाता कि मेरा आंसर 6 से शुरू होगा। मैं सिर्फ इससे उत्तर नहीं लगा सकता था। अगर एक ऑप्शन 68° भी लिखा होता तो मुझे सिर्फ इस बात से मेरा काम नहीं चलता कि 6 पहली डिजिट होगी, मुझे आगे जाना पड़ता। और आगे जाना पड़ता तो मैं 221 को कैरी करके चलूंगा तो मुझे मुश्किल होगी, तो मैं 220 को कैरी करके चलता। और मैं देखता कि 220 पे अगर मेरी वैल्यू 65 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 221 लेने पे जब मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा करूंगा तो वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी। तो यानी मेरा आंसर 65.4 से कम होगा, यानी मेरा आंसर 65° होगा, 68 नहीं होगा। अगर 68 भी होता तो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स केस बता के कैलकुलेशन बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, तो ये देख लेना, कई बार ऐसा सवाल में बोला जाएगा कि भैया इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक है, तो पाई चार्ट में डेटा, वो वाला डेटा जिसका एंगल पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल 221 इंटू टोटल 360° को ऐसे इस पोर्शन में डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए क्या सवाल करें कि एक पाई चार्ट दिया है, इसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स दिया है। तो एक फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वेरियस आइटम पे हमने वो दे दिया, और साथ ही साथ सेविंग भी बता दी, और डेटा डिग्री में रिप्रेजेंटेड है। पाई चार्ट में जब भी डेटा डिग्री में दिया होगा तो ये ध्यान रखना कि टोटल एंगल 360° होगा, तो ये डिग्री का टोटल 360 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हमेशा पाई चार्ट का टोटल जो एंगल होता है वो 360° होता है। तो अगर डेटा एंगल में दिया है तो वो टोटल 360 बनेगा ही बनेगा, इसकी आप चिंता मत करना। सवाल कर रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर 18,000 है, तो आपको बताना है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ। अब देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेविंग को छोड़ के बाकी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो 360 में अगर मैं 60° हटा दूं तो 300° के करस्पॉन्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर है, जो कि क्वेश्चन में हमें 18,000 रुपए के बराबर दिया हुआ है। सवाल पूछ रहा है कि बताओ एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ। एजुकेशन पे 30° के करस्पॉन्डिंग खर्चा हुआ है, तो अगर 300° 18,000 है तो 30° क्या है, 1800 है। आंसर हो गया बी। देखो, इसमें कई लोग बच्चे क्या करते हैं, 1° की वैल्यू निकालने लगेंगे। जरूरत ही नहीं है यार, आपको 300° से अगर 30° निकालना है तो सीधा एक जीरो काट देना है राइट हैंड साइड में, तो 1800 आ गया ना। ये थोड़ा ना कि 1° काट के आप पहले निकालोगे कि ये 60 के बराबर है, फिर 30° में 30 को 60 से गुणा करोगे, और 30 को 60 से गुणा करोगे तब आप कहोगे कि देखो ये वैल्यू 1800 के बराबर है। जी नहीं, आपका जो उत्तर है वो तो सीधे एक जीरो काट के आ जाएगा 1800। ठीक है, इस सवाल में कई लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं कि वो टोटल 360° को 18,000 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहां से उनको 30° निकालना है, तो वो 1° निकालेंगे, तो मान लिया उनसे निकल के आया कि भाई 1° की वैल्यू हमारी 50 के बराबर आ गई। फिर वो कहेंगे मुझे 30° निकालना है, और 30° जो मतलब बेसिकली एजुकेशन है तो 1500 आ जाता है। 1500 का ऑप्शन में दिया है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सेविंग को हटा के एक्सपेंडिचर है। तो यहां जो 18,000 दिया गया बेटा, ये टोटल पाई चार्ट की वैल्यू नहीं दी है, ध्यान रखना, क्योंकि आदत यही होती है कि हमेशा टोटल पाई चार्ट की वैल्यू दी जाती है। यहां साफ साफ लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर 18,000 है, तो यहां 60° जो है सेविंग का भी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली टोटल जो इनकम है उसका डेटा पाई चार्ट में रिप्रेजेंट हुआ है, तो सेविंग भी उसका एक हिस्सा है। तो सेविंग को हटा के जो 300° है ना, वो 18,000 के बराबर करना है। तो इस सिली मिस्टेक से एग्जाम में थोड़ा बच के रहिएगा। हमेशा देखिएगा कि पाई चार्ट में पाई चार्ट का टोटल दिया हुआ है या कुछ एक्सक्लूड करके मुझे वैल्यू दी हुई है, ये बहुत ध्यान रखने की वाली बात है। सवाल कर रहा है कि एक सर्टेन सम है वो 2 गुना हो जाएगा 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बताना है कितने साल में वो 16 गुना हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये 4 साल का टाइम पीरियड है, उसमें कोई वैल्यू 1 है वो 2 हो गई, यानी हर 4 साल में वैल्यू डबल हो रही है, इसका मतलब ये हो गया। तो अगले 4 साल में क्या होगा, फिर ये वैल्यू 4 गुना हो जाएगी, फिर 4 साल लगेगा तो ये वैल्यू 4 दूनी 8 गुना हो जाएगी, फिर एक 4 साल और दोगे तो ये 16 गुना हो जाएगी।
तो 1 से 16 तक देखिए आप कितना साल लग गए, 16 साल लग गए। दूसरा करेक्ट हो गया। देखिए इसका शॉर्टकट समझाता हूं मैं आपको। यहां देखिए वैल्यू 2 गुना हुई। जब 16 गुना की मैं बात कर रहा हूं तो ये 2 की पावर 4 गुना है। अगर 2 गुना होने में 4 साल लगता है तो 2 की पावर 4 गुना होने में इतने ही इक्विवेलेंट 4 टाइम पीरियड और लगेंगे। तो आंसर हो जाता है 4 इंटू 4 यानी 16 साल। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 2 गुना हो रही होती। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू है वो 3 गुना हो जाती है, मान लिया 4 साल में, तो वो 81 गुना कब हो जाएगी? 81 क्या है? 3 की पावर 4 है। तो आंसर तब भी 16 साल ही आता। तो इसका जो जनरलाइज वर्जन है वो बताता हूं आपको ऐसे कि अगर कोई वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट पे n गुना हो जाती है t वर्षों में, और मैं बोलूं कि बताओ n की पावर x गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो आप कहोगे x इंटू टी ईयर्स में हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू बताता हूं कि मान लिया एक वैल्यू है वो 5 गुना हो जाती है और उसको 5 गुना होने में 5 साल लगते हैं, और मैं बोलूं कि वो भाई 625 गुना कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आप कहोगे ये जो 625 गुना है इसको 5 की पावर में लिखोगे तो 4 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये 4 पकड़ना है और ये 5 पकड़ना है। तो ये 4 पंचे 20 ईयर्स आ जाएगा आपका। जैसे मान लिया मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी वैल्यू है मेरी वो 4 गुना हो जाती है 3 साल में। 4 गुना वो हो गई वैल्यू हमारी 3 साल में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ वो 1024 गुना कितने साल में होगी? अब ये जो 1024 होता है बेटा, ये होता है 2 की पावर 10। ध्यान रखिएगा 2 की पावर 10। तो ये 4 की पावर में व्यक्त करोगे तो बनेगा 4 की पावर 5। अब देखो 4 गुना होने में अगर 3 साल लगते हैं तो 4 की पावर 5 गुना होने में जो यहां दिया हो उसी को बेस में रखो, 5 पावर आ गई, तो ये 5 दिया 15 साल लगेंगे, इसको 15 ईयर्स लगेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जिसका आंसर सभी को कमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कमेंट करना पड़ेगा। मान लिया मैंने कहा कि एक वैल्यू है वो 8 गुना हो जाती है और उसका 8 गुना होने में 7 ईयर्स लगते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 8 गुना होने में कितना लगता है? 7 साल लगते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि उस वैल्यू को मुझे 4096 गुना बनाना है स्टार्टिंग से, तो मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि टी ईयर्स लगेंगे या कितने साल लगेंगे, आपको बेसिकली ये बताना है। तो ये आपका होमवर्क है और सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कि कितने साल लगेंगे उस वैल्यू को 4096 गुना होने में, कितना समय लग जाएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सवाल कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? इसका आंसर होगा 34 सेंटीमीटर। अगर हम रॉसम लगाएं तो हमें कुछ नहीं करना है, ना कलम उठानी है, ना कुछ, सीधे उत्तर लगा देना है। तो रॉसम अप्रोच बाद में बताऊंगा, पहले नॉर्मल अप्रोच देख लो, फिर रॉसम अप्रोच भी समझा देता हूं। तो ये हो गया सर्कल, और कह रहा है कि भाई जो कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो 30 है, तो कॉर्ड ये हो गई। सेंटर से दूरी जो है वो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमने कहा ये हो गई 8। अब अगर ये 30 है, आपको पता है सेंटर से जब ज्वाइन करते हैं, सेंटर से अगर किसी कॉर्ड के ऊपर बेसिकली अगर आप परपेंडिकुलर डाल दो तो ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 और 15 बन जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 8 और 15 अगर है यहाँ पर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8 15 17। 8 15 17 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये ध्यान रखना है आपको। पीटी जब भी लिखूंगा मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। तो ये 17 तुरंत दिख गया। अब रेडियस 17 हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया? आपको डायमीटर हो गया हमारा 34। पर ये तो भैया सॉल्व करके आया। रॉसम अगर अप्रोच लगाओगे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो रॉसम अप्रोच क्या है मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई जो कॉर्ड होती है ऐसे होती है ना, ऐसे कॉर्ड्स होती हैं ढेर सारी। सर्कल में कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के 2 पॉइंट को लो, उनको ज्वाइन करो, कॉर्ड मिलेगी। तो आपको पता है एक कॉर्ड जो है ना डायमीटर भी होती है, एक कॉर्ड आपकी डायमीटर भी होती है। और मजेदार बात क्या है कि जब 2 पॉइंट आप ऐसे लो कि वो डायमीटर बन जाए या सेंटर से होके गुजरेंगे,
तो दूरी सबसे अधिक होती है, या आप विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहां देखो आप थोड़ा सा कर्व्ड पोर्शन आ गया, यहां पर एक कर्व हो गया, तो डिस्टेंस अब किन्हीं भी 2 पॉइंट की कमी हो जाएगी। तो डायमीटर के आप इधर चले जाओ या इधर जाओ, 2 पॉइंट को जब भी आप जोड़ोगे दूरी डायमीटर से कमी होगी। तो लॉजिक ये हो जाता है कि डायमीटर जो होती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, किसी भी सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल में जो डायमीटर होता है, अगर कोई कॉर्ड मान लिया मुझे दिया हो और मुझे पता चल जाए कि लार्जेस्ट मतलब ये डायमीटर नहीं है, अगर मुझे कोई ऐसी कॉर्ड दिया हो और ये मुझे पता हो कि वो डायमीटर नहीं है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर की जो लेंथ होगी वो उस कॉर्ड से बड़ी होगी, क्योंकि वही लार्जेस्ट कॉर्ड और डायमीटर है। और अगर मैं जान जाऊं कि कोई कॉर्ड आपने सर्कल में बनाई ऐसी जो कि डायमीटर नहीं है, तो हम बता देंगे ना कि भाई डायमीटर इससे तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुमने कहा है कि एक कॉर्ड की लंबाई 30 है और उसकी सेंटर से दूरी 8 है, सेंटर से दूरी अगर है कुछ भी, तो भैया वो डायमीटर नहीं हो सकती। डायमीटर की तो सेंटर से दूरी 0 होगी। तो जैसे तुमने कहा कि सेंटर से दूरी 8 है, कुछ भी होती वो डायमीटर नहीं है, और जैसे तुम्हें ये पता लग गया कि ये वाली कॉर्ड डायमीटर नहीं है, तो जो डायमीटर की जो लेंथ है 2r वो बड़ी हो जाएगी इसकी लेंथ से, यानी 30 से बड़ी हो जाएगी। तो डायमीटर 30 से बड़ा हो जाएगा, और 30 से बड़ा कितना ऑप्शन था, एक ही तो था, 34। ऐसे मैंने लगा दिया, तो ये पॉइंट दिमाग में था और सीधे आंसर डी आ गया। तो यहां मैंने रॉसम आपको समराइज करके लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अगर सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस दी हुई हो तो वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है। भाई अगर कोई भी दूरी दी हो, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, अगर जीरो नहीं है वो दी हुई होने का मतलब ये समझ लेना कुछ डिस्टेंस दी हो, तो वो कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। तो डायमीटर हमारा, ये जो डायमीटर की लेंथ होगी अब इस केस में वो गिवन कॉर्ड लेंथ से ज्यादा होगी। तो जैसे यहां पर हमने क्या कहा कि डायमीटर की लेंथ 30 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर सेंटर से 8 दूरी है तो वो डायमीटर है नहीं, इसलिए आंसर 30 से बड़ा है, तो 34 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सवाल करा कि अगर सेलिंग प्राइस 350 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 280 आर्टिकल के बराबर हो, तो बताना है कि भाई लॉस परसेंटेज क्या है। तो आप ये कह रहे हो कि 350 एसपी हमारा 280 सीपी के बराबर है। तो यहां से अगर मैं लिखूं कि एसपी बटे सीपी हमारा कितना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे 280 बटे 350, 7 पचे 35, 7 चौके 28 हो गया, यानी सीपी 5 है तो एसपी हमारा 4 है, यानी 1 यूनिट का लॉस हो गया। 1/5 हमारा परसेंटेज लॉस हो गया, यानी हमारा लॉस हो गया 20% का, यानी हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो गया। इस तरह से डीपीक्यू की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको डीपीक्यू में मज़ा आ रहा है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम पे चले जाओ, क्यूआर स्कैन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखें। हर डीपीक्यू के बाद आपको अपना अटेंडेंस देना है, ज़रूर लिखिए कि आपने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, कमेंट करके बताओ कि कंप्लीट किया है, ऐसे हवाबाजी नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी परिणाम आपको इस डीपीक्यू का मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव परिणाम मिल ही रहा होगा आपको। तो अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करो, इसी माध्यम से मैं जान पाता हूँ कि आपको डीपीक्यू से क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। साथ ही साथ ये कमिटमेंट ले लो, ये कसम खा लो कि डीपीक्यू करना ही करना है, डीपीक्यू को आप मिस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी मैथ्स बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को सुबह 11 बजे ज़रूर फॉलो करिए डीपीक्यू सीरीज़ को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।